बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। You're watching News One Tonight with me सैयद आसिम रज़ा। बजट मालियाती बजट 2024-25 का पास कर दिया गया और इस बिल को कानूनी शक्ल दे दी गई। 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर ख़जाना की एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कुछ हक़ाइक़ को तस्लीम किया गया जो कि ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, कुछ के ऊपर मजबूरी ज़ाहिर की गई और कुछ के ऊपर ये कहा गया कि हम करें क्या। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वक्त मुल्क में जो तनासुब नज़र आ रहा है महंगाई का, उसके बारे में कहा जा रहा है 38% से इसको 18% पे वापस लाया गया। कुछ फिगर्स 12 के भी दिए गए, लेकिन क्या ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिकत रखते हैं ये फिगर्स। और हम बहुत सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं, बजट के दौरान भी, बजट ट्रांसमिशन में भी हमने बात की, उसके अलावा जो अपने प्रोग्राम्स हुए उसके अंदर भी गुफ्तगू की गई। आज हम बात करते हैं जो हुकूमती जमात की कोलिशन की जमातें हैं, यानी कि जिनके एतमाद के वोट से हुकूमत चल रही है और ये बजट भी पास हुआ, जो कि अपने आप को हुकूमत नहीं कहते लेकिन इत्तेहादी ज़रूर हैं, तो उतना ही बर्डन उन पे भी जाता है। जिनका स्लोगन था रोटी कपड़ा और मकान। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूँगा। क्या रोटी है, क्या कपड़ा है और क्या मकान है। जो मकान है उस पर भी टैक्स लग गया, जो रोटी है उस पर भी टैक्स लग रहा है, यानी गंदम की जो हालात हैं, जो गंदम स्कैंडल आया उसको भी देखा जाएगा। और कपड़े तो वैसे ही तन से उतरने वाली सूरत हाल बन चुकी है इस बजट के बाद, जो कुछ टैक्सेस सैलरीड लोगों के ऊपर डाले गए हैं। अब मैं ये कहता चलूँ कि सैलरीड पर्सन जो है सरकारी मुलाजमीन के अलावा, क्योंकि उसको मैं मजमूई आबादी का जो कह सकते हैं ना कि एक बड़ा तबका नहीं समझता, उनको खुश किया गया या फिर नीचे BISP को कुछ दे दिया गया, एक बहुत बड़ा काम था। हेल्थ का आपकी फैसिलिटीज़ के बारे में वही हाल है। और इसके बाद हम ये देखते हैं सिक्योरिटी, इंसाफ, तालीम, सेहत और रोज़गार, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो टैक्स के बदले तमाम सोशल वेलफेयर जो प्रोग्राम्स होते हैं पूरी दुनिया में, टैक्सेस इनकी मद में वसूल किए जाते हैं कि आवाम को सर्विसेज डिलीवर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिलीवर नहीं लिया जा रहा है। डिलीवरी के लिए तो सारा आपने सिक्योरिटी प्राइवेट रखनी है, इंसाफ आपको वकील करना पड़ेगा, तालीम प्राइवेट स्कूलों में आपको मिलेगी, अस्पताल प्राइवेट होंगे, और उसके अलावा रोज़गार भी, सरकारी नौकरी नहीं है तो प्राइवेट जॉब करेंगे। तो प्राइवेट जॉब करने वाले पे जो टैक्सेस के मद में बोझ डाला गया वो क्या करेगा। ये तमाम सूरत हाल है। लेकिन उसमें जो लोग कुछ कह रहे हैं और जो हमारे सियासतदान कुछ कह रहे हैं, कुछ आवाज़ें आपको सुनाते हैं हमारे मुख्तलिफ सियासतदानों की, वो क्या कहते हैं, हमारे सियासी हमायदीन या लीडर्स क्या कह रहे हैं, आइए देखिए। मैं अपनी जात के लिए नहीं, सारी कौम को बताना चाहता हूँ। एक टाइम मेरा चूल्हा जलता है और 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है, 1,68,000 रुपया मेरा बिजली का बिल है। लोग बेबस हो गए हैं। हलक से लेकर फलक तक महंगाई ने उनको जिंदा दफन कर दिया है। मुल्क डूब रहा है। इक्तसादी, माशी और सियासी तौर पर एक ऐसी तबाही है जिसको समझने की जरूरत है। जमात इस्लामी ने इस बात का फैसला किया है कि अब आवाम को इस तरह दर बदर की ठोकरें खाने पर हम नहीं इस तरह से देख सकते तमाशा। हम 12 तारीख को इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में एक जबरदस्त अजीमुशान धरना करेंगे। अवाम को नजर आता कि हमारी हुकूमत हमारे बारे में सोच रही है, उसने अपने अखराजात कम किए हैं। आज मजमूई तौर पर 500 अरब रुपया MNA और MPA को बांटा जाएगा डेवलपमेंट फंड्स की सूरत में। ये 500 अरब अजाफी कर्जा लेकर आप ये पैसे बांटेंगे। क्या ये सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश पाकिस्तान के दूध खरीदने वाले लोग बर्दाश्त करेंगे? क्या ये पाकिस्तान की वो सैलरीड क्लास बर्दाश्त करेगी जो आज महंगाई में पिस रही है? कि आप ये रोक नहीं सकते थे? क्या 1 साल अगर इस मुल्क के MNA MPA गलियां और सड़कें ना बनाए, क्या मुल्क में तरक्की नहीं होगी? ये बजट भी ऐसा बजट नहीं है कि जिसमें कौम के लिए कुछ हो। ये IMF का बनाया हुआ, और खुद वज़ीर-ए-आज़म ने एतराफ किया इसका। हम तो पहले से कहते रहे हैं। अब जिस मुल्क का बजट IMF तैयार करे वो अपने मफादात के लिए तैयार करेगा या आपके गरीब के लिए तैयार करेगा। लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम ने सिरे से इस बजट ही को मुस्तरद कर दिया और एक अवाम का हकीकी नुमाइंदा पार्लियामान ही कौम की नुमाइंदा बजट पास कर सकता। मौजूदा हालत में इस गैर मुसफ़ाना टैक्स के निफाज की वजह से हमारे पास अपना कारोबार बंद करने के सिवा कोई चारा नहीं है। स्लैब सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि एक यूनिट ऊपर जाती है तो लोगों को हजारों रुपया बिल ऊपर चला जाता है। हमारे नाज़मीन हैं 25-25, 30 हज़ार, 35-35 हज़ार सैलरियाँ लेने वाले, वो मुझे बताएं वो बिल कहाँ से जमा कराएं 18-18, 20-20 हज़ार रुपया, तो वो खाएंगे कहाँ से? ये जो जुल्म के नाखून इनने हम पे शिकंजे जोड़े हुए हैं ना,
इनको हम डालें। जो बिजली चोरी होती है KPK में, जो बिजली चोरी होती है सिंध में, जो बिजली चोरी होती है बलूचिस्तान में, उसका तमाम तर बोझ जो है वो पंजाब की जो शरीफ अवाम है और ताजर है उन पे डाल दिया जाता है। जी, ये फुटेज है जी। शेख रशीद साहब से तो चले हम यही कहेंगे कि जी माजरत, क्योंकि आप हिस्सा बराए जुस्सा की बात करें कि मेरे पड़ोस में 7,000 का बिल है, मुझे 1.5 लाख का दे दिया गया। ये पूरे अवाम के हालात हैं। मौलाना साहब ने इस बजट को मुस्तरद कर दिया, उसके बाद वो मुज़ाकराती कमेटी का भी इंतज़ार कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आनी है। पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से 5 जुलाई को हड़ताल, पहिया जाम हड़ताल की बात की गई है। मुल्क पूरा बंद करने की बात की जा रही है। ट्रेडर्स जो हैं, जिसका वज़ीर ख़जाना साहब ने जिक्र किया कि जी बड़े बाएतमाद तरीके से हम ये लागू कर रहे हैं और देना ही पड़ेगा टैक्स, और वो हमारे साथ रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उसका भी तनासुब निकाल के बना दें कि दुनिया में इस वक्त जो उनके ऊपर टैक्सेस लगाने का रुझान है, उधर वहाँ पे उनको क्या कुछ उसके अगेंस्ट मिलता है। मैन्युफैक्चरर्स की बात की जाए, अशराफिया यानी वो तबका जो कि मरात याफ्ता है, उसको अभी तक नहीं छेड़ा गया। 80,000 अरब की बात की जाती है कि ये एक ग्रे इकॉनमी या ब्लैक इकॉनमी हमारे मुल्क की है, उसको टैप करने के लिए कुछ नहीं किया गया। बस एक ले दे के बात आ रही है, नॉन फाइलर्स नॉन फाइलर्स नॉन फाइलर्स नॉन फाइलर्स हैं नहीं, क्योंकि वो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उस मत को आप तस्लीम नहीं करते। आपका अपना ही टैक्स फाइलर के लिए इस्लाहात जो हैं, जो दुनिया की इस्लाहात से उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। खैर जी, इन हवालों से आज के प्रोग्राम में बात होगी और हम अपने मेहमान शुरा का तारुफ कराएंगे। मैं लेता हूँ एक वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जनाब। मेहमान शुरा का तारुफ कराता चलूँ। कमरुल इस्लाम राजा हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, खुशामदीद कहते हैं, मैंने आप। उसके अलावा शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, सीनियर रहनुमा हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। शौकत बसरा साहब, वो कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी डाटे सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। कुछ बजट के अंदर IMF की इस्लाहात को मान के ये हुकूमत क्या चाह रही है, जो इस वक्त इत्तेहादी जमातों के सहारे बजट भी पास हो रहा है, आप क्या समझते हैं? जो वावेला मच चुका है, मौलाना साहब ने भी बात की है, आपको लगता है कि लोग इस बजट को मुस्तरद करेंगे सियासी जमातों के अलावा? बजट जो आप कह रहे हैं हुकूमत, देखिए हुकूमतें होती हैं अवाम से, अवाम जिनको मुंतखब करते हैं उसको आप हुकूमत कहते हैं और वो अवाम के नुमाइंदे होते हैं। ठीक है। और ये पाकिस्तानी कौम को भी पता है और दुनिया को भी पता है कि ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है, ये तो बेचारे हराए गए, हार चुके थे, अवाम ने उनको वोट नहीं दिए। अच्छा, आप कहते हैं अवाम ने वोट नहीं दिया इनको? जाहिर है अवाम ने वोट दिया होता तो ये मियां नवाज शरीफ हार जाता, मरियम बीबी हार जाती, ये आधी से ज्यादा असेंबली जो है वो सब लोग फार्म 47 की पैदावार है और इनको खुद भी पता है, एक दूसरे को पूछते रहते हैं असेंबली से, बता तू 47 वाला है कि 45 वाला है। और ये हकीकत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में सबको पता है। IMF हो, चाइना हो, उनको भी पता है कि इनकी कोई सियासी और इखलाकी हैसियत नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो अब इनसे वो जो चाहेंगे वो इनसे करवाएंगे। और दूसरा फैक्टर ये है, मतलब आप कहते हैं फॉर्म 45 नहीं 47 वाले हैं और इनसे जो चाहा जाएगा रिमोट कंट्रोल से इनसे काम कराया जाएगा, करवाया जाएगा। दूसरी आसम बात यह है कि यही तो वो अशराफिया है जो जिम्मेदार है पाकिस्तान में तबाही की, बर्बादी की, महंगाई की, बेरोजगारी की। यही वो अशराफिया है कि जिनका सारे का सारा पैसा पाकिस्तान से बाहर पड़ा हुआ है। अच्छा मुझे बताइए कि जिनका पाकिस्तान से बाहर पैसा पड़ा है वो अपनी मर्जी से किस तरह बजट देंगे? और दूसरे अगर ये पाकिस्तान को अवाम में महंगाई खत्म करना चाहे तो सबसे पहला काम तो ये करे ना कि ये पाकिस्तान से जो पैसा लूट के बाहर ले गए हैं, और सिर्फ यही खानदान है, 5% है पाकिस्तान की जो अशराफिया है, सियासी खानदान उसमें 2 है, तो शरीफ खानदान है और 22 से 200 खानदान बन गए हैं, उसमें तो हर सियासी जमात के स्टेक होल्डर्स हैं भाई, आपकी जमात के भी बहुत से लोग हैं। जो भी है उसके सुने हमारा जो भी है, आज हमारी हुकूमत तो नहीं है, हमारा चैलेंज है उसके खिलाफ ये कार्रवाई करें, उसका नाम पब्लिक करें, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अलीमा खान साहिबा के ऊपर भी नाम आया था ना, ऑफशोर कंपनीज उनकी भी थी। मैं कहता हूं कि आप उनको पकड़ लें, अगर उन्होंने कोई गलत किया है तो अभी तक खामोश हुकूमत को नहीं बैठना चाहिए था। लेकिन सिस्टम गरीबी है मेरे भाई, यहाँ पर 11 अरब डॉलर जो है दुबई लीक्स में निकले, किसी ने बात की 85 अरब 87 अरब का गंदम का डाका डाला, किसी ने बात की, तो कौन सा बजट मेरे भाई? ये बजट खुद कहते हैं IMF ने दिया हुआ है, IMF ने बनाया हुआ है,
तो इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए आज पाकिस्तान में जो महंगाई बेरोजगारी है उसके जिम्मेदारान तो यही है जो 6-7 बारियां ले चुके हैं। वो कहते हैं विरसे में हमें मिला, हमें टैक्स पे करना है, जो आपकी हुकूमत टैक्स लेके गई है उसका कर्ज हमने उतारना है, उसकी किस्तें पे करनी है, उसका सूद हमने उतारना है। आपके हुकूमत में सबसे ज्यादा टैक्स लिए गए। आपके याद होगा सद उमर साहब ने कहा था कि हम IMF को थैंक यू कहेंगे, हम IMF की तरफ नहीं जाएंगे। तो हुआ क्या, IMF की तरफ जाने के बजाय सद उमर साहब को फारिग कर दिया गया और उसके बाद IMF पे चले गए। भाईजान मैं आपको अर्ज करूं, अगर हमारी कोई पॉलिसी गलत थी तो आज पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ ना खड़ा होता। आज हमारे खिलाफ तो स्टैब्लिशमेंट भी है, ये सारी जमातें इकट्ठी हैं, तो आज कौम इमरान खान के साथ क्यों खड़ी है? तो इसका मतलब ये है कि जो पॉलिसीज हम बनाई, जो हम लेकर आए, अभी इसको मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। आज से 1.5 साल ये PDM का टोला रहा, 1 साल फिर यही रही अपना PDM गवर्नमेंट, वो भी इन्हीं की थी जो आज इनके साथ है। तीसरा आज ये 6 महीने से ये है। आप सिर्फ ये देख लें कि अभी इनकी पॉलिसी ये देखें कि जब इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है तो आज हर गरीब पर, मजदूर पर टैक्स है। 50,000 रुपया कमाने वाले की सिम बंद हो रही है। और सबसे बड़ी शौकत बसरा साहब कि यहाँ जो सुने बहुत अहम बात, जी जी, जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं, जो आर्मी के लोग हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं है। तो मुझे बताइए किस तरह पाकिस्तान का निजाम चलेगा? लेकिन अवाम भी तो सिर्फ टिकटॉक के ऊपर और फेसबुक के ऊपर पोस्टर ही लगा रही है, बाहर निकलने की किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सबका दालदलिया चल रहा है। क्योंकि हमारी मिनासिल कौम की बात की जाती है, जिसका 10 रुपए का दाव लगता है वो लगा रहा है, जिसका 10 अरब का लगता है वो लगा रहा है। देखिए उसकी वजह ये है कि जो लोग इस वक्त पाकिस्तान पे मुसल्लत हैं उनका भी काम तो यही है ना, लुटो और फुटो। इन्होंने कौन सा पाकिस्तान में यहाँ पे आके कुछ डिलीवर किया है? ये आज भी अगर पाकिस्तान में ये डिलीवर करते तो क्या इनकी जमानतें जब्त हो जाती? नवाज शरीफ जिसको बड़ा सेरे बांध के लाया गया था वो खुद हार गया। डॉक्टर राशिद यासमीन जो अंदर जेल में बंद है, मरियम बीबी हार गई। तो कहने का मकसद ये है इस बजट के नतीजे में तबाही होगी। आप अगस्त का महीना आने हर बजट पे यही रिमार्क्स आते हैं, पता जाएगा गुजर जाता है कि ये जो 547 की जाली हुकूमत है ये कहाँ जाकर खड़ी होती है। मैं आगे जवाब लूंगा इस हवाले से। हमारे साथ शाहिदा रहमानी साहिबा भी मौजूद हैं। शाहिदा साहिबा, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, अवाम बेहाल है और आपकी हुकूमत नहीं तस्लीम करते आप लोग, लेकिन आपके वोटों से बजट भी पास हुआ, हुकूमत भी बनी, तो इस जिम्मेदारी से कैसे बरीउज़्मा हो सकते हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया आसिम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में मदद किया। दूसरी बात ये कि जिस तरह आपने कहा कि ना रोटी है ना कपड़ा है मकान है, ऐसी सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल टैक्स लगे हैं। बजट ऐसा बनाया गया या बजट जो भी आया, जो मुल्क को मुश्किल हालात दरपेश थे उसके पेश नज़र मुल्क की मईशत को रुकना नहीं था, मुल्क की मईशत का पहिया चलना था। और यही वजह थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून का उस वक्त साथ दिया कि मुस्लिम लीग नून का साथ नहीं दिया, पाकिस्तान का साथ दिया कि पाकिस्तान जिस माशी बहरानों से गुजर रहा है और इसके जिम्मेदार ये वही हैं जो RTS सिस्टम को बैठाकर लाए गए थे, इस मुल्क में मुसल्लत किए गए थे कि तब्दीली। तो अभी 47 की बात की है इस मुल्क में, अभी शौकत बसरा साहब ने 47 फॉर्म 47 की बात की है, आप पे भी तो इल्जाम लग गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है फॉर्म 47 नहीं, फॉर्म 45 और 47 वाले हैं और 1947 वाले हैं जिस दिन पाकिस्तान जिसमें आजाद हुआ था। इनकी तरह नहीं कि RTS सिस्टम को बैठाया गया, जहां जहां जीत गए, KPK में हुकूमत मिली तो वहां बिल्कुल फॉर्म 45 भी सही था, 47 भी सही था। पंजाब में जहां जीते हैं वहां पे सही था, जहां हारे हैं ये इनका आज से नहीं, 2013 में भी आप उठाकर देख लें, जब इन्होंने 5 सीटों का पंचर वाली बात की, 35 सीटों का पंचर कहा था, 35 सीटों वाला। लेकिन जरदारी साहब ने कहा था इमरान खान साहब को फोन करके कि ये तो आरओ के इलेक्शन थे, इसको तो आप भी तस्लीम करते हैं क्योंकि जरदारी साहब के खुद यह बयान था कि ये आरओ इलेक्शन है। देखें बिल्कुल हर इलेक्शन के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता कि हम जमहूरियत को डिरेल कर दे। इस मुल्क में जमहूरियत की जो आबियारी है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उसके लीडरान ने अपने लहू से की है और उसके वर्कर्स के लहू शामिल है। लिहाजा हम कभी भी पाकिस्तान में जमहूरियत के खिलाफ नहीं, हमेशा जमहूरियत के लिए हमने जदोजहद की, कुर्बानियां की। बताएं इन्होंने क्या किया, कौन इनके फांसी लग गया, किसको कोड़े लग गए, कौन जो है वो पाबंद सलासल है, किसको मौत की सजा हो गई। जिस तरह ये कहते हैं हमारे यहाँ तो खवातीन को, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा सारी जिंदगी झूठे मुकदमात का सामना करती रही, उन्हें शहीद कर दिया गया। फिर मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को अस्पताल से ले जाके जेल में बंद कर दिया गया, बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता था, आसिम शर्जील मेमन साहब एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन खुर्शीद शाह साहब की बात करें
लेकिन मसला यही इसको है, भी उठा के देखें, इन्होंने तो, इनको तो बड़ी तस्कीन होती थी कि जब हम बंद होते थे तो इमरान खान साहब को एक रूहानी तस्कीन होती थी, और आरटीएस सिस्टम और फिर पार्टियों से वफादारी तब्दील करा करा कर इनकी पार्टी को बनाया गया। ये तो सबने देखा कि सब एक पेज पे थे, कोई बाप था तो कोई भाई था, सारी चीजें चल रही थी ना। लेकिन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सामने हुआ तो भाग गए। वो भी एक आईनी मोशन था, उससे ना सिर्फ भागे, साइफर लहराया, कौम को बेवकूफ बनाया आप कि आप जी ये वो समझते हैं कि चीज़ है। रावी चैन की बंसी बजा रहा है सिंध में, पाकिस्तान में, पंजाब में, केपीके में, बलूचिस्तान में, रावी सुख चैन की बंसी बजा रहा है। आपके ख्याल में ये बजट बहुत अच्छा है? देखिए आसिम, मैं बात ये कर रही हूँ कि जब इनको 3.5 साल का इक़्तिदार मिला तो ये तो आपने भी अभी ये कहा कि इन्होंने कहा कि हम आईएमएफ में नहीं जाएंगे, हमने थैंक यू कर दिया। उसके बाद ये 9 महीने के बाद जब आईएमएफ में गए तो उनकी तमाम शराइत मान कर इन्होंने कर्ज ले लिए, और उसके बाद जब इक़्तिदार इनके हाथों से फिसल रहा था तो इन्होंने तमाम वो कंडीशंस जो आईएमएफ के साथ की थी उसको वायलेट किया। उसकी वायलेशन करते हुए ऑयल प्राइसेस एकदम कम किए, जिसकी वजह से आज जो कौम सफर कर रही है, पाकिस्तान सफर कर रहा है, ये इनकी वो गलतियां हैं जिसकी वजह से आपने देखा कि इनकी तो ये ख्वाहिश थी और ये कहते थे कि ये श्रीलंका बनाएंगे, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करेंगे। मैं कमरुल इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह का भी मौकिफ लेता हूं, उसके बाद मैं फिर शौकत बसरा साहब से मुकम्मल आप दोनों के आर्गूमेंट्स के ऊपर जवाब लूंगा। कमरुल इस्लाम साहब, वो जो हम कहते हैं ना कि एक मुश्किल तरीन कड़वा घूंट वो हुकूमत बार बार कह रही है कि हमने पिया और ये बजट पेश किया। ये हुकूमत आने के ऊपर भी बात की गई, मियाँ साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं अभी भी हुकूमत से, बजट के ऊपर भी। पिछली हुकूमत जब बनी उस वक्त भी वो कहते थे कि फ़्रेश इलेक्शन करवा दिए जाएँ, क्योंकि ये इकॉनमी ऐसी है कि टेढ़ी खीर है, इसको खाना मुश्किल है। और इस वक्त जो कुछ आप लोगों के ऊपर रिएक्शन आ रहा है, मोन्ताज जो हमने चलाया उसमें आपको बताया, मौलाना साहब की बात भी की, मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के ताजरान की बात की जाए, पेट्रोलियम एसोसिएशन की बात की जाए, सियासी बयानात को तो चले मैं उसमें शामिल नहीं करता। आप समझते हैं कि क्या आप लोगों ने जब हलकों में जाना है, अपने आवाम को फेस करना है, तो आप लोगों के पास कुछ उनको डिलीवर करने के लिए या उनको समझाने के लिए होगा? देखें, ये बिलाशुबा एक मुश्किल बजट है लोगों के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो मुश्किल सूरत हाल थी जिसके तहत ये बजट दिया गया। लेकिन ये कतई तौर पे आर्जी सूरत हाल है, बार बार हुकूमत भी इसका यादा कर रही है कि वो जो 5 इंडिकेटर्स हैं किसी कौम की मईशत के, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन रेमिटेंस, आप देखें कि इस पिछले साल की फॉरेन रेमिटेंस जो है वो 27 अरब डॉलर है, जो उस कंपैरेटिवली उसी साल की निस्बत, और जिसमें जून का महीना शामिल नहीं है। महंगाई का जो इंडेक्स है, जो कि कंज्यूमर इंडेक्स, उसमें एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी कीमतें नहीं कम हुई, लेकिन कोई वो 38% से 18%, और आपने अपने इब्तिदाइये में कहा किस तरह, मैं तो वही परेशान हूं कि कोई कैलकुलेशन मुझे बता दीजिए। मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए, जिस अदारे ने 38% दिया था हुकूमत के होते हुए, हुकूमत के ख़िलाफ़, उसी अदारे ने 18 दिया ना। या तो कहेंगे किसी और, ये हुकूमत ने कोई कॉपी पेस्ट किया और वो पहले और था। यानी 38% कंज्यूमर इंडेक्स, जो कि निगरान हुकूमत के। साहब, क्या आप ज़मीनी हकायक नहीं समझते? क्या आप मार्केट खुद नहीं जाते? क्या आप वहाँ पे जो सब्ज़ी, आटा, दाल, चावल, टमाटर, प्याज, इनके रेट्स आपको नहीं पता? दवा के हवाले से लोग इस वक्त मर रहे होते हैं लेकिन दवा नहीं अफोर्ड कर रहे और मज़ीद महंगी कर दी जाती हैं। दूध के ऊपर टैक्स लग गया, जो पहले कीमतें थी, महंगा तरीन था, उसके ऊपर और टैक्स लग गया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि महंगाई कम हुई? जो बातें आप आज की तारीख में कर रहे हैं, टैक्स जो लगा है, इसकी महंगाई तो आएगी। जो लगा हुआ था वो भी था, महंगा था, उसके ऊपर और लग गया। तो आप कमी कहाँ दिखा रहे हैं, मुझे वो बता दें। मैं तो सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि जो आपका ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो ये देता है, जिसने 38% दिए थे उसी ने 18% दिए ना, या तो किसी और अदारे ने दिए हो तो फिर तो कहें, तो आप उसी को, या फिर 38 को भी गैर मुसद्दका समझें जिसको आप बात कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी ये इन्होंने कही कि जी पूरा पाकिस्तान जो है वो खान साहब पे या चलो किसी लीडर के कहने पे बाहर निकलेगा। तो बजट जब भी आता है हमेशा से वो स्पेकुलेशंस भी लेके आता है, वो तहफ़्फ़ुज़ात भी लेके आता है, वो बहुत से खदशात भी लेके आता है। और हमेशा 50 साल से होश संभालने के बाद, मैं बजट जब से अखबारात पढ़नी शुरू की स्कूल डेज़ में, तो 50 साल अब उसको हो गए। तो हाँ, हर दफ़ा बजट में
ये चीज़ें आती रहीं, मुश्किल अदवार भी आए। जहाँ तक सैलरीड पर्सन की टैक्स का ताल्लुक है, आपने अभी जिक्र किया, तो उस हद तक हुकूमत को भी इत्तफाक है कि ये बादल नख्वास्ता फैसला हुआ और ये आर्जी है। जिस तरह माजी में सैलरीड पर्सन के बजट आर्जी के ऊपर जो किसी खानदान या कुंबे के हवाले से आप उसका बेड़ा गर्क कर दें कि वो गुर्बत की सतह से नीचे चला जाए, तो वो आर्जी तो हमेशा के लिए दूसरी उसके लिए बात यह है कि वो खात्मा बेड़ा गर्क की वजूहात पे भी जाए ना, कि उस वक्त ये वक्त पे IMF में नहीं गए, उस वक्त खुदकुशी करने का इरादा था। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अशराफिया, जो जिस ब्लैक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, वो सबको मालूम है कहाँ बैठे हैं, कौन लोग हैं, कैसे हो रहा है, उन पे हाथ डालते पे डरते क्यों हैं? जो आप फरमा रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है। अभी हमारी बहन ने लहू का जिक्र किया कि उनकी जमात ने लहू, तो पाकिस्तान पूरे की कहानी ही लहू के गिर्द घूमती है। शौकत बसरा साहब ने फॉर्म 47 का आपका जिक्र किया है कि वो तो आपके साथ है नहीं। वो तो खैर जो इलेक्शन में लोग नहीं आ सके, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद होंगे। बसरा साहब हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन उस लहू का जो सरहदों पे बहाया गया, उस लहू के गिर्द घूमती है जो दहशत गर्दों ने पाकिस्तानी अवाम को खून में न लाया। उस लहू के गिर्द घूमती है जो हमारी फोर्सेस ने जो है दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए अंदरूनी महाज पे जो है वो लहू बहाया। लेकिन उस लहू के गिर्द भी पाकिस्तान की तारीख घूमती है जो अशराफिया ने आम आदमी का चूसा। वो अशराफिया कौन है? बिल्कुल बिल्कुल इस पे इत्तेफाक कर रहे हैं। और ये वो पहला बजट है। बगलों में सब झांकेंगे तो आपके साइड पे जो बैठे हुए लोग हैं वो सारे उसमें शामिल हैं। वो बगलों में भी होंगे, सबके आस्तीनों में भी होंगे, और सियासी जमातें जैसे अभी ये बसरा साहब जिक्र कर रहे थे, वो तो आस्तीनों से निकल के कहीं और पहुंच चुके हैं। उनके भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके मतलब इस किस्म की चीज़ें आई हैं जहाँ तक इसका ताल्लुक है। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अभी ये जो बजट है मौजूदा, इसमें आप देखें कि उन चीज़ों को ज़्यादा टारगेट किया गया है कि जिनको अमीर आदमी इस्तेमाल करता है। आटे की कीमत आप मानेंगे, वजूहात अगले साल जो भी हो, लेकिन आज की तारीख में आज तक किसी को पकड़ा गंदुम के आज की तारीख 20 लोगों की बात की कहीं ने नहीं। आज की तारीख में अद्वियात का स्कैंडल आप देखें, रोज बरोज उसके हर दफा PTI की हुकूमत के ऊपर भी इल्जाम था। उसके बाद अभी आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आटे की कीमत में कमी हुई है या नहीं हुई मार्केट। तो वो तो आपने किसान को ही मार दिया, वो तो आपने किसान को ही मार दिया। वो तो अगले साल देखा जाएगा ना। ठीक है नाज़रीन, हमने यहाँ पे ब्रेक लेनी है। मैं इसके बाद शौकत बसरा साहब से मजमूई तौर पे इन तमाम आर्गूमेंट्स का जो जवाब आया उस पर जवाब लूंगा, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है, खास तौर पे जो मखसूस नशिस्तों की बात है जिस पे पूरी कौम की नज़रें हैं और सियासतदानों की भी नज़रें हैं। कल मेरे ख्याल से ये तमाम जो मुकम्मल हो जाएगी कार्रवाई, समाअत जिसे कह सकते हैं, जो सुनवाई होती है, क्या फैसला आता है और किस रुख पे जाता है, उस पर भी बात की जाएगी। हम लेते हैं वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। शौकत बसरा साहब, हमने पीपल्स पार्टी के जो हमारे मोज़ेस इस वक्त रुकन पार्लियामेंट हैं उनकी भी गुफ्तगू सुनी, कमरुल इस्लाम साहब जो नून लीग को रिप्रेजेंट करें। आप क्या कहते हैं कि आप लोगों के दौर में भी बिगाड़ तो हुआ, अद्वियात के स्कैंडल्स भी आए, उसके अलावा और भी चीज़ें होती रहीं। ठीक है, 3 साल कोरोना के हवाले से कुछ इकदाम थे जिनको बड़ा अप्रिशिएट किया गया पूरी दुनिया की जानिब से। आप क्या समझते हैं कि वो जो बगलों में बैठे हुए शराफियाँ हैं जो कि हर जमात के साथ हैं, आपसे मैंने सवाल भी पूछा था, इन्होंने भी उस चीज़ को एडमिट किया है, शायद रहमानी साहबा भी इस चीज़ को रद्द नहीं कर सकेंगी, उनका क्या करें? जो बेनिफिशरी हैं, बजट आवाम के ऊपर पड़ता है, हर हुकूमत आती है, टैक्स लगाती है, सैलरी पर्सन जो है वो पिसता रहता है। देखिए आसिफ भाई, आपने बिल्कुल सही बात कही। उसकी वजह यह है कि ये जो अशराफिया बजट बनाती है, अब वहां पर आपने अगर अपनी क्लास को एग्जेम्प्ट करना है और गरीबों पे अपने टैक्सेस लगाने हैं, आपने वो जो एक बहुत बड़े बड़े जागीरदार वहां बैठे हैं, वहां उनसे टैक्स नहीं लेना, तो मुझे बताइए किस तरह आगे मामला चलेंगे। और दूसरी बात, मैं उसी नुक्ते पे आऊंगा, जब अवाम के नुमाइंदे हाउस के अंदर मौजूद नहीं है, इन सबको पता है कि हम कोई भी तरह का स्टेप लेंगे, उसके फौरी बाद वो कहेंगे कि ये है तुम्हारा फॉर्म 47, ये है तुम्हारी हैसियत, तुम 80,000 वोटों से हारे हुए हो, 50,000 वोटों से हारा हुआ है, खुद वजीर आजम जब हारा हुआ है, तो मुझे बताइए इनकी क्या पॉलिसीज होनी है, क्या इन्होंने प्रोग्राम बनाने हैं। और मैंने अभी आपको जो बात बताई है, उनको मैं चैलेंज करता हूँ दोनों पार्टियों को, इनसे पूछें कि अगर आपने ब्यूरोक्रेट्स को, आपने अगर एक्स सर्विसमैन को, आपने फौज के सर्विंग लोगों को, आप उनसे टैक्स वसूल नहीं कर रहे, तो आप उन लोगों से टैक्स वसूल करेंगे जो बेचारा दुकान पे रेडी दुकान लगा के बैठा है, जो बेचारा सरकारी मुलाजिम 50,000 रुपया महीना भी नहीं कमा रहा, जो 30,000 रुपया महीना नहीं कमा रहा, उससे आप दूध, पानी, हर खाने वाली चीज उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ है।
तो मेरे भाई इस तरह हालात नहीं चल सकते। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हर आने वाला दिन, हर आने वाला लम्हा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा। उसका हल एक ही है, हल ये है कि जब तक आप अवाम को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, अवाम को नहीं बताएंगे। मैंने अभी आपको बात बताई कि 30 अरब डॉलर आपका कर्जा है, यही लोग, कोई सदर है उनमें, कोई वजीर आजम है, कोई वजीर आला है, कोई वजीर है, कोई गवर्नर है, इनका 50 अरब डॉलर बाहर पड़ा हुआ है। तो बताएं किस तरह आप निजाम को चलाएंगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की बात आती है, चाइना आया है, चाइना को भी पता है कि इनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है, कोई अखलाकी हैसियत नहीं है। वो कह रहे हैं जब तक तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं होगी, ये कब कहा? पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं होंगे, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आप करेंगे। कोट कर सकते हैं कि चाइना के वजारत खारजा की जानिब से या किसी उनके तर्जुमान की जानिब से ऐसी बात की गई हो? भाईजान, ये पिछले दिनों जो मीटिंग हुई है, मैं आपको उसकी हकीकत बता देता हूँ। तमाम पार्टियां इकट्ठी थी ना, इन्होंने बड़ा वहां पर जाकर बताया कि जनाब वहां गए, वहां पे बड़े बड़े जनाब इन्होंने ऐलानात किए, बड़ी बड़ी वहां तस्वीरें आई। एंड रिजल्ट क्या हुआ? एक पैसे की इन्वेस्टमेंट चाइना ने नहीं दी, बल्कि पब्लिकली पहली बार चाइना ने यह कहा कि आपके पाकिस्तान के अंदरूनी हालात अच्छे नहीं हैं, वहां पर कंफर्टेबल माहौल नहीं है, सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं है। आज तक चाइना साहब, चाइना के सदर को आने के लिए तो आप लोगों ने धरना दे दिया था और उसके बाद उनका विजिट आप लोगों ने कैंसिल करा दिया था। जवाब दे देता हूँ भाई। तो चाइना का SIFC बनाई, कहा गया जी इतने अरब डॉलर आ जाएंगे, यूएई इतने दे रहा है, सऊदी अरब इतना दे रहा है, कतर इतने दे रहा है, चाइना इतने दे रहा है, अमेरिका इतने दे रहा है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 में, एक पैसा भी तो कुछ SIFC में नहीं आया। तो मेरे भाई, कोई इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई इनसे काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपने अब कहा कि वो सदर की, मेरे भाई हमने बताया ना, क्या आज भी हालात तो वही हैं कि हम लोग अपना सांस लेना भी मुश्किल है, मुल्क में मार चला है। आप ना एहतजाज कर सकते हैं ना, आप पुरअमन। अभी पंजाब असेंबली में क्या हुआ, इन्होंने जालमाना बजट पेश किया जो अवाम दुश्मन और किसान दुश्मन बजट था, उसके ऊपर हमारे लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया। तो वो जो फार्म अब्यूसिव लैंग्वेज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तेमाल की गई, आप उसको एहतजाज कहते हैं? सुने ना क्या कहा हमने? हमने यही कहा ना कि ये अवाम दुश्मन बजट है, ये किसान दुश्मन बजट है। उसके ऊपर क्या हुआ? ये तो मार्शल्ला में भी नहीं हुआ था भाई। हमारे वहां पर 11 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया और बंदूक के जोर पर हमारे अपोजिशन लीडर से कमरा खाली करवा लिया गया, गाड़ियां वापस ले ली गई। मस्ती खेल साहब ने नेशनल असेंबली के अंदर आपके क्या अल्फाज इस्तेमाल किए? तो इस तरह के अल्फाज के ऊपर तो बैन ही लगेगा ना आपकी मेंबरान। कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए? जो मस्ती खेल साहब, जो उनके अल्फाज थे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने जो बात की, आपने उसको सुना था? क्या वो अल्फाज सुने थे आपने? क्या बता देना, क्या कहा था, बता दे क्या कहा? माजरत के साथ मैं तो वो वर्ड्स यूज नहीं कर सकता। नहीं, आपने फिर आपको वर्ड गलत आ गए हैं। कोई ऐसा हमने गैर इखलाकी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। आपने वो सुना ही नहीं है। बस अगर आप ये कहते हैं कि चोर कहा या डाकू कहा, नहीं, मैंने तो अब्यूसिव लैंग्वेज की बात की है। ये कह लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मौलाना साहब भी आपके इंतजार हैं, आपकी कमेटी बनेगी और उनसे मुज़ाकरात, फिर उन्होंने बजट को मुस्तरद किया। ये तमाम चीज़ें तो चलें, एक हमें पॉलिटिकल एक गिमिक भी नज़र आती है अवाम के हवाले से, अवाम की तर्जुमानी करते हुए हर सियासी जमात का हक होता है। सुप्रीम कोर्ट के जो ये मखसूस नशस्तें हैं, उसके ऊपर फैसला कल ये समात मुकम्मल हो जाएगी। आप क्या समझते हैं, आइदर वे अगर फैसला आता है, आपके खिलाफ भी आता है, आप एक्सेप्ट करेंगे? आसिम भाई, 1 साल हो गया, हमारे खिलाफ हक में तो कोई भी फैसला नहीं आया। सर, बहुत सारे फैसले आए हैं, आपको जमानतें मिलना शुरू हो गई हैं, आपके केसेस खत्म होना शुरू हो गए हैं, और क्या चाहते हैं? सुन ले मेरे भाईजान, सुन ले। जिस मुआशरे के अंदर, जिस मुल्क के अंदर जजेस खुद इंसाफ मांग रहे हों, वहां किसी इंसाफ की क्या तवक्को हो सकती है? ओके, और जजेस क्या कह रहे हैं? यार, आप तक तो बात पूरी नहीं सुनते। मसला ये है मेरे भाई, जजेस ये कह रहे हैं कि हमें अगवा किया जा रहा है, हमारे घरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं और हमें हुक्मनामा जारी किया जा रहा है कि हमारी मर्जी के फैसले सुनाए जाएं। दूसरी बात, आप सहाफी हैं, सहाफियों के लिए काले कवानीन बनाए जा रहे हैं, उनको अगवा किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। इमरान खान जो पाकिस्तान की पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं पाकिस्तान के, उनको, उनकी सियासी जमात के कारकुनों को दहशत गर्दों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ पर बुनियादी इंसानी हकूक का जनाजा निकाल दिया गया है। कौन सा इंसाफ, कौन सा कानून, कौन सा आइन, कौन सी अदालत? जाने दे मेरे भाई,
अमली तौर खैर। पर इस वक्त आइन मुअत्तल है, ठीक, अमली तौर पर मार्शल से बदतरीन हालात हैं। हमें तो कोई तवक्को इंसाफ की इसलिए नहीं मेरे भाई, ठीक है, हमारे से 4 घंटे पहले बल्ला छीन लिया गया, हमारी पार्टी तोड़ दी गई, हमें कहा गया कि इमरान खान से हिस्ट्री, इमरान खान का टिकट कोई नहीं लेगा। इसके बावजूद आज भी हमारी 2/3 मेजोरिटी छीनने के बावजूद भी हम नेशनल असेंबली की सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक हो गया, मैं आपका जवाब दे चुका हूं। मैं शाहिदा रहमानी साहब आपकी तरफ आऊंगा। गुफ्तगू आपने बसरा साहब की सुनी। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये दोनों साइड पे हम इस पे कोई तज्जिया नहीं पेश करना चाहते, क्योंकि एक इस वक्त जिसे कह सकते हैं ना कानूनी मामलात ये है, अदालत में सुनवाई हो रही है। आप क्या समझती हैं कि दोनों साइड पे फैसला किसी सूरत में भी आया आप एक्सेप्ट करेंगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो सबसे पहली बात ये है कि जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को नाकर्दा गुनाह में सजा दी थी, जब भी हमने ये नहीं कहा था कि अदालतों पे हमला कर दो या ये चोर हैं या डाकू हैं, हमने किसी पे आज तक इदारों का हमेशा एहतराम किया और अब भी करेंगे। रही बात जिस तरह बसरा साहब ने बात की है, ये हर काम करके जुर्म करते भी हैं और फिर उसको डिनाई करते हैं। आपने खुद देखा कि मस्ती खेल ने क्या किया नेशनल असेंबली में, पंजाब असेंबली में क्या हुआ, किस तरह अब्यूज लैंग्वेज, गाली गलौज कल्चर को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, सोशल मीडिया में क्या हुआ। फिर ये घड़ी चोर जो बाहर के मुल्क के लोग तोहफे देते हैं, उन्होंने किस तरह से वो चोरियां की आपके सामने। और फिर ये बनी गाला के महलात और ये बादशाह सलामत की तरह जो जिंदगी गुजार रहे हैं, जेल के अंदर भी जेल से बाहर भी, इनको इतने पैसे कैसे आ रहे हैं, किस तरह फॉरेन फंडिंग हुई, किस तरह इन्होंने शौकत खानम के नाम पर इंडिया से, इसराइल से, हर जगह से फंडिंग ली। तो सबने देखा ना कि लंदन के अंदर जब एक पाकिस्तानी निजात सादिक खान को जब मेयर के लिए किया तो कौन गया था उस ज्यूश को जाके हेल्प करने के लिए। ये सारा देखा कि ये लोग कितने हैं ये और फिर अलीमा खान के पास इतनी अरबों खरबों की जो दौलत आई और फिर उन्होंने का जाहिर क्या किया कि सिलाई मशीन, तो भाई पाकिस्तान में हर औरत सिलाई मशीन से कर रही, तो आज सारी औरतें जो है अरबों खरबों रुपए की मालियत की मालिक होती। और आपने देखा कि दुबई लीक्स में भी किसके नाम आए। आप सबको चोर डाकू कहते हैं, आप तो इतने एहसान फरामोश हैं। जिस सदर जरदारी साहब जो कि जरदारी कबीले के और जिनके पास विरसे के अंदर उनके पास तमाम चीजें मौजूद थी, आप उन्हें कह रहे हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आपको किस तरह किस हालत के अंदर सिंध हुकूमत ने यहाँ इलाज कराया, जरदारी साहब ने आपको बुलाया। डॉक्टर साहब सिरे महल की बात करें या फिर आप कोनाक्टा केस की बात करें, जो कि इंटरनेशनली उसको सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगते रहे, पीपल्स पार्टी ने हमेशा सुरखरू होकर निकली, हमारी लीडरशिप पे झूठे इल्जाम लगे। लेकिन ये जो इतने अपने आप को पासा बनते हैं, इनसे पूछे कि इनके पास कहां से आ रहा है, जिनके पास माँ के इलाज के पैसे नहीं थे जब वो कैंसर के अंदर थी, तो इनके पास कहां से इतने पैसे आ रहे हैं, इनके पास कहां से इतनी फंडिंग आ रही है। ये सब कुछ चोर डाकू कहते हैं। जो दिन चाहे जिसको गालियां देना इनका वजीरा बन गया और फिर कहते हैं ये बड़े फख्र की बात है, पूरी कौम का आपने अखलाकियात तबाह कर दी, माशात तबाह कर दी, हर चीज तो खत्म कर दी पाकिस्तान की। मैं कमरुल इस्लाम साहब की तरफ जाऊंगा, मैं फिर बसरा साहब आपकी तरफ आता हूं। जी कमरुल साहब, मामला तो जी मैं आपको देता हूं मौका। जी जी प्लीज। बेशक आपकी जालसाजी की हुकूमत है, फ्रॉड हुकूमत है, आपकी हुकूमत है ना। अगर हमने से किसी ने कुछ गलत किया है, अगर हमने कुछ गलत किया तो कार्रवाई करें, जो बनी थी ना बातें ना करें, टीवी पे हमें बातें ना सुनाएं। उसकी वजह ये तो है चोर वाले चतर, ये तो चोर वाले चतर वाली बात है। भाई आप कार्रवाई करें। गन पॉइंट के ऊपर चेंज कराया गया था। ये थोड़ी सी कमरुल इस्लाम साहब से नाइंसाफी हो रही है, उनका वक्त जो है वो कंज्यूम हो रहा है इसमें। पार्टियां बदलते रहना, झूठे इल्जाम लगाना, कार्रवाई करें, शोर ना डालें बच्चों की बसरा साहब, कार्रवाइयां तो हो रही है, उसी पे तो शोर मच रहा है। खैर मैं ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद मैं एक्सक्लूसिव टाइम देता हूं कमरुल इस्लाम साहब को, क्योंकि उनका वक्त भी इस डिबेट के अंदर हमारे दो पार्टिसिपेंट जो है उनको वो देंगे, लेकिन मैं एक्सक्लूसिव वक्त देता हूं इसके ऊपर, इनसे मुफस्सिल इसका जवाब भी लूंगा। मैं लेता हूं वक्फे के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन। मैंने जिक्र किया कोनेक्टा केस के हवाले से, सिरे महल के हवाले से बात की, स्विस अकाउंट की बात की, फिर उसके बाद बनी गाला की बात आती है, उसके बाद अलीमा खान साहबा के केस की बात आती है, 190 मिलियन पाउंड वाले केस की बात आती है, अलकादिर ट्रस्ट की बात आती है, सो ऑन बहुत कुछ है जी। मतलब अगर हम ये पंडोरा बॉक्स खोलें, पनामा लीक की तरफ, दुबई लीक्स की बात की जाए, मैंने यही कहा था कि यहाँ पे बेनिफिशरीज कौन है और किसके ऊपर क्या क्या इल्जामात बनते हैं। कमरुल इस्लाम साहब, हम बात करते हैं कि हम अपने दाएं बाएं जो हमारी सफ़ों में लोग मौजूद हैं उनको नहीं देखते, इल्ज़ाम तराशी सियासत का हुस्न बन चुका है, यही सियासत हमें नज़र आती है। आप समझते हैं कि इस वक्त इस मुल्क को ख़ास तौर पे जिस तरह भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब हम बात कर रहे थे,
उसका जवाब भी पहले तो मैंने आपसे लेना है कि दोनों साइड पे जो भी फैसला आया, क्योंकि हमने माजी में भी देखा जब पनामा का कमीशन का फैसला आया कि कमीशन बनेगा तो मिठाइयाँ बांटी गई, उसी कमीशन ने गलत फैसला या सही फैसला दिया जो आपकी नज़र में शायद गलत हो सकता है या किसी और की नज़र में सही हो सकता है, आप लोगों ने उस पर वावेला मचाया। तो आप समझते हैं कि यहाँ पे कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हफ हफ होता है और यही सियासी जमातों का काम है? जी बिल्कुल ऐसे ही जी। देखें, फॉर्म 45 या 47 KPK में ठीक हैं और पंजाब में भी उन जगहों पे जहाँ पर जीते हैं वहाँ पे ठीक हैं, और जहाँ नहीं जीत सके भाई अगर फॉर्म 47 पे ही जीत के आए हैं सारे, तो फिर जो बकिया रह गए उनको हराने में क्या अमर माने था? उनके लिए भी तो एक फॉर्म ही फिल करना था ना। वो बसरत साहब के मैं दुख में शरीक हूँ क्योंकि इनके साथ भी आपके अपनी जमात के लोग बोलते हैं इसमें जो हारे हुए हैं, आप जावेद लतीफ़ साहब की गुफ्तगू सुने और दीगर आपके मेंबरान जो है ऐसे ही है। बसरत साहब भी यही इसी दुख का इजहार कर रहे हैं। मैं बसरत साहब का कुलीग हम रहे हैं पंजाब असम्बली में, और मैंने 2008 से 13 तक इनको बड़ी शद्दोमद के साथ, बड़ी फसाहत और बलागत के साथ अपना वहाँ पर असम्बली में बात करते हुए देखा है। अब थोड़े से ज़रा तल्ख होते जा रहे हैं, मेरा ख्याल है हमारे भाई हैं, इन्हें इन पे मुस्कुराहट अच्छी लगती है। तो ये नहीं, अभी भी मुस्कुराते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हॉकी मैच एक ना, वो हम बचपन में पढ़ा करते थे कि एक बच्चे को चूँकि हॉकी मैच याद था तो वो जो बात होती थी उसमें हॉकी मैच ले आता था, उसको जो मजमून लिखने को देता वो हॉकी मैच ले आता। तो एक दिन उसको जर्नी बायर आ गया, तो अब वो सोच रहा कि मैं तो हॉकी मैच लिखता था पिकनिक पे भी। तो वो जैसे ही उसने कहा कि एज द प्लेन टुक ऑफ, तो मैंने खिड़की से नीचे देखा और नीचे हॉकी मैच हो रहा था, और फिर हॉकी मैच की पूरी कि किस टीम ने क्या किया वो बयान कर दी। तो अब बदकिस्मती से एक ही हॉकी मैच, हर जगह इल्ज़ामात का, बोहतान तराजी का। आपने कहा सियासत का हुस्न है, मैं समझता हूँ सियासत की लानत है ये। आजकल का मैंने हुस्न बताया, वही ना, मतलब वो वाकई हुस्न है कि उसको पसंद करती हैं, कि आदतें भी पसंद करती हैं शायद, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि इसकी ये लानत है जब तक आपस में सियासी जमातें मिल कर नहीं बैठेंगी। सुप्रीम कोर्ट की आपने बात की, तो हमेशा सियासत, पहली बात है कि सियासी केसेस को सुप्रीम कोर्ट के पास जाना नहीं चाहिए, बातचीत के ज़रिए हल होना चाहिए। लेकिन अगर चले जाएं तो फिर सुप्रीम कोर्ट आखिरी अदालत है, क्या चाह रहा है उसका फैसले को आप तस्लीम कर लेंगे? मानना चाहिए, बिल्कुल तस्लीम माजी करेंगे। के तो नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, हमेशा तस्लीम की है, कभी आगे से गाली नहीं। हाँ, फैसला पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, जज की हमने कभी बेतौकीरी नहीं की। यहाँ पे तो आपकी जमात की तरफ से हमले भी किए गए जिसमें आपके कुछ मेंबरान के ऊपर सजा भी हुई, 5-5 साल के लिए नायल भी हुए, ये भी तो तारीख है। माजी बईद की तारीखों में तो बहुत सी चीज़ें फिर आती हैं, फिर तो बहुत सी तो याद है माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, तो बात तो वहीं पे आती है। हम आगे की तरफ देख रहे हैं, आगे जाना चाहिए। लेकिन कहने का मकसद यह है कि अदालत के फैसले को हम भी तस्लीम करेंगे, इन्हें भी करना चाहिए। आज अदालतों ने जो इन्हें रिलीफ दिया है 190 मिलियन पाउंड्स के फैसलों से लेकर तोशाखाना तक, और हत्ता के दहशतगर्दी के मामलात थे जिसमें शोहदा की यादगारों पे हमले किए गए, 9 मई का वाक़या आप कह रहे हैं ना? 9 मई को वहाँ पे भी इनको जमानतें मिली, तो इन्हीं अदालतों ने दी ना, सुपीरियर कोर्ट्स ने दी, कहीं हाई कोर्ट ने दी, कहीं सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया। तो ये मिक्स होता है, तो इसको फिर मीठी को भी उसी तरह जिस तरह करते हैं उसी तरह फिर कड़वे को भी थू नहीं करना चाहिए, उसको भी मीठे की तरह। कंवर साहब, होना यह है कि अवाम को इस तमाम सियासी जो एक तमाशा है उससे हट के इस बजट के बाद नानी याद आ जानी है, और उन्होंने फिर सड़कों पे आके किसी सियासी जमात को नहीं देखना, उन्होंने किसी इत्तेहादी को नहीं देखना, उन्होंने अपने मुतालबात के लिए सड़कों पे आके सड़कों को ब्लॉक करना है या जो कुछ करना है। आप समझते हैं कि हमें मिल बैठ कर तमाम जमातों को कोई बीच की राह निकाल के कौमी मसाइल को हल करने के लिए यकसुई के साथ कुछ काम करना होगा? 2014 की मिसाल मैं नहीं देना चाहता, जो कि APS के बाद एक, मैं कहूँगा कि एक ख़ास डायरेक्शन में एक APC करवाई गई थी और उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बना था। आज तक तो नेशनल एक्शन प्लान में जो मेजर शेयर था, जो पॉलिटिकल सेटअप्स के हवाले से था या इंतज़ामिया की जानिब से था, वो तो हुआ नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपना सारा काम कंप्लीट कर चुके थे, तो फेलियर पॉलिटिकल हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी पार्टीज़ की जानिब से आया था। देखिए, सियासी जमातें डिफरेंट एंटिटीज़ होती हैं। अगर आप इनसे ये तवक्को करें कि ये मुल्क के हर एजेंडा पे आपस में इत्तेफाक राय करेंगे तो मुमकिन नहीं है। वो शदीद मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तो कर मेरी गुजारिश अगर सुन लें तो वो शदीद किस्म की खुशफहमी होगी। लेकिन कुछ एजेंडाज पे आप अगर, जिसका इशारा किया आपने सोशल एक्शन प्रोग्राम का और ऑल पार्टीज़ का,
वो एक एजेंडे पे थी। नेशनल एक्शन प्लान जो था वो एक एजेंडे पे था, दहशतगर्दी का। तो आज भी वही है। नहीं, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आज मईशत हमारा और दहशतगर्दी दो मसाइल है ना, बैरूनी सरमाकारी को लाने के लिए। तो आज वक्त का तकाजा ये है कि सियासी जमातें बाकी अपने अपने नज़रियात के साथ, अपने अपने प्रोग्रामात के साथ इलेक्शन का तैयारी करें, इलेक्शन तरजीहात के साथ, तरजीहात या प्रोग्राम या जो भी आपके एजेंडाज हैं या आपके वो हैं आइन हैं, लेकिन 2-3 चीज़ों पे तो कम अज़ कम कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। हमने तो मिसाक मईशत की तब भी, जब हम इलेक्शन में यही इल्ज़ामात हमारे थे जो आज इनके, लेकिन हमने उस वक्त भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि ये वज़ीर आज़म साहब मिसाक मईशत करें, हालांकि उस वक्त हम मुतासरीन में थे। और अब जब हुकूमत में थे तब भी यही कहा अपोजिशन को कि ये नहीं, आप तो अभी हुकूमत में हैं। मैं भी की बात कर रहा हूँ कि अब जब हम हुकूमत में थे तो इस तरफ से भी यही कहा, और जब अपोजिशन में थे और मुतासरीन में थे 2018 में तब भी शाहिदा रहमानी साहब, आप बताइएगा कि हल क्या है? आप समझती हैं कि यही कहते हैं ना कि शब रोज़ यही तमाशा हमारे आगे हम देखते रहेंगे और उसके बाद चीज़ें जू की तू रहेंगी, सियासी मामलात इसी तरह उलझाव का शिकार रहेंगे, आवाम पिसती जाएगी, कोई हल बताइए। देखिए, पार्लिमानी वाहिद हल है, मैं समझती हूँ कि जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल जमातें बैठती हैं। अपोजिशन का काम होता है कि वो जहाँ हुकूमत गलती करती है उसकी निशानदेही करती है, उसकी तवज्जो दिलाती है। पार्लिमान में कमेटियां बनती हैं जिसके अंदर आप देखें कि मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए हल निकाला जाता है, इलाकों के लिए हर मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके मुतालिका जो है वो कमेटीज होती है, स्टैंडिंग कमेटी जो अब फाल हो चुकी हैं, जो बन रही हैं और प्रोसेस के अंदर में अब तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो है पार्लिमानी समझें कि पार्लिमान ने अपना काम शुरू करेगी, और मैं समझती हूँ कि पार्लिमानी वो वाहिद जगह है जहाँ तमाम मसाइल का हल निकाला जा सकता है और निकाला गया। आपने देखा कि माजी के अंदर 90s के एरा में जिस तरह पीपल्स पार्टी पे मैलान के अंदर ना इत्तेफाकी रही, एक दूसरे की हुकूमतें गिराते रहे, उससे क्या नुकसान हुआ और माशाल्लाह आया, बदतरीन माशाल्लाह। माजरत के साथ हम भी पार्लिमान जाते हैं, हमने भी कई अरसा दहाइयों पे इस मुहित ये सफ़र है, पार्लिमानी कमेटियों में मिनिस्टर को तलब किया जाए वो तो पेश होते नहीं है। उनकी हैसियत क्या है? उनकी की गई सिफारिशात के ऊपर कौन से कवानीन बन गए आज तक? देखिए, वो उस वक्त नहीं होते थे जब 2018 से लेके 23 तक एक हुकूमत थी जिसमें मिनिस्टर अपने आप को पहले की बात कर रहा हूं, उससे पहले की भी मैं बात लेकिन लेकिन उसके आप देखें कि 2008 से 13 तक जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो प्राइम मिनिस्टर डेली पार्लिमान में आते थे, तमाम वुज़रा आते थे और उसी वक्त मसाइल को हल किया जाता था। तो जब तक इस तर्ज से हुकूमत नहीं होगी तो वजीर आज़म और कमेटियों के अंदर भी, कमेटियां बड़ी पावरफुल होती हैं, उसमें वुज़रा आते हैं, वुज़रा आंसरेबल होते हैं और तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है वो आंसरेबल होती है। अगर कमेटियां सही काम करें, पार्लिमान सही काम करे और हम मिलकर करें, बजाय इसके कि हम 2 कम 2 2 दूनी 4 का पहाड़ा पढ़ते रहेंगे, 45 47 उससे आगे नहीं बढ़े। नहीं, आपको इसलिए आवाम ने पार्लिमान में नहीं भेजा है कि आप जो है सिर्फ इसी की गर्दान करें। आपको चाहिए कि आप वोट लेकर आए हैं, बड़ी तादाद में लेकर आए हैं, आप बैठे आवाम के मसाइल को हल करें। बैठे। ठीक है बसरा साहब, नाउ योर टेक। आप ये बताइएगा कि इस वक्त हम तो सियासत के अंदर ना सिर्फ ये है कि जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमने कुछ देखा और देख रहे हैं, एहतजाज भी हो रहा है, लेकिन आपकी अपनी जमात के अंदर भी इतनी टूट फूट है कि आपका अपना मौक़िफ़ जो है कि जमात की हैसियत से होना चाहिए वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये जमात वाला जवाब मैं देता हूँ। इससे पहले देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जमहूरियत में पार्लिमान ही होती है और डायलॉग ही होता है, इसमें हम बिल्कुल एग्री करते हैं। लेकिन पार्लिमान होती है अवाम के मुश्तमिल नुमाइंदों पर। सियासी जमातें उनको कहते हैं जिनको अवाम वोट देती हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी एमकेएम कहती है कि इनका मैंडेट सारा जाली है, हमें तो छोड़ देना। पीपल्स पार्टी कहती है इनका मैंडेट जाली है। और अभी आप देख लें, जो काकड़ वजीर आजम आए थे, उन्होंने कहा अगर मैंने फार्म 47 वाली कहानी खोल दी तो ये मुंह छिपाते फिरेंगे। वो इलेक्शन करवाने आए थे, नादर चट्टा कमिश्नर रावलपिंडी, वो कहते हैं मुझे कमेटी चौक में फांसी दें और साथ आपकी जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो जिम्मेदार हैं। मेरे भाई मुझे बताइए ये कौन सा निज़ाम? अगर तो जमहूरियत इस बात का निज़ाम है कि आपने गन दौं सादगी और बंदूक के जोर पे आके अपने आप को कहना है कि मुझे सदर को हो, मुझे वजीर आजम को हो, इस तरह निज़ाम नहीं होता और ना ही इनसे मुज़ाकरात होंगे। ये बिल्कुल हम क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं
क्योंकि ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है, खास तौर पे 3 जमातें, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एनक्यूएम। तो मौलाना साहब से कैसे फिर आप लोगों की इस वक्त दोस्ती हो गई? बात तो ये थी कि उनका तो आप लोगों का रुख बिल्कुल ही मुख्तलिफ था, इनसे तो फिर आपकी बातचीत हो सकती थी। तो मौलाना साहब भी तो आपके साथ इस वक्त हमसफर हैं। मौलाना साहब की आपको मैं बात बता देता हूँ, उनकी भी बता देता हूँ भाई। इनसे इसलिए हम कह रहे हैं कि इन्होंने अवाम के मैंडेट पे डाका मारा है। ये कोई 80,000 से आ रहा है, कोई 50,000 से आ रहा है। हल कोई नहीं है क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है। बख्शरा साहब लास्ट मिनट है, मुझे बताएं हल, कोई पोजीशन, कोई चीज। हल एक ही है, हल एक ही है। आप नया इलेक्शन करवाएं, ईवीएम पे इलेक्शन करवाएं। इंडिया पे इलेक्शन हुआ है, 1 अरब और 60 करोड़ का मुल्क है, 1 अरब वोटर है, किसी ने उंगली नहीं उठाई। अगर आप इस निजाम को, और मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कहने लगा हूँ, अगर आप पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान को इकट्ठा रखना चाहते हैं, पाकिस्तान को, जो मैं आने वाले दिनों में अफरा तफरी देख रहा हूँ, इन लोगों की वजह से अल्लाह ना करे के नुमाइंदे नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बसरा साहब, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कमरुल इस्लाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उनके मुताबिक जो सवाल बनते थे हमने पूछे। आइंदा आने वाला वक्त इस चीज़ की वजाहत करेगा कि हमारे उठाए गए सवालात क्या उसी तरह मौजूद रहेंगे या उसके कुछ जवाब जो है वो भी हम तक पहुँच सकेगा, या आम आदमी जिस चीज़ का मुंतज़िर है उसको वो रिलीफ मिल सकेगा। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, कल आने के बाद।